ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट चैप्टर के सॉलिड स्टेट का डिफेक्ट इन सॉलिड। सॉलिड में डिफेक्ट्स की बात करते हैं। आपने सुना होगा जैसे बल्ब है, ठीक है, बल्ब में अगर मिसिंग है कुछ पार्ट, यहाँ पे फिलामेंट उसका टूट जाता है, तो आप उसको क्या कहते हो, ये बल्ब डिफेक्टिव है जी। डिफेक्टिव बल्ब नहीं बोलते हैं, यानी कि जो चीज जहां होना चाहिए वहां से अगर थोड़ा भी सब्सटेंस या पार्टिकल या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर मिसिंग है तो उसको आप क्या बोलोगे, डिफेक्ट। जैसे सॉलिड की बात करें तो आइडियल सॉलिड कौन सा होगा? आइडियल सॉलिड, सॉलिड किस शेप का होता था? यूनिट सेल, क्यूब शेप का। तो मान लो अगर सिंपल क्यूबिक है तो एटम कहाँ प्रेजेंट रहते हैं सिंपल क्यूबिक में? कॉर्नर्स पे, हर कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहेंगे एटम, ठीक है। अब अगर एटम कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहेंगे तो ये तो आइडियल कंडीशन हुआ कि सबको यहाँ होना चाहिए कॉर्नर्स पे, 8 कॉर्नर्स पे अगर एटम प्रेजेंट है तो वो आइडियल सॉलिड होगा। बट होता क्या है कि थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज के कारण, है ना, टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो बताइए एटम का पोजीशन, मतलब चेंज का इन द सेंस कि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया, तो ठीक है, तो ये पोजीशन यहाँ से मिसिंग हो सकता है एटम के पास। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, हीट एनर्जी देते हो, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल्स की? तो ये मॉलिक्यूल्स अपना पोजीशन छोड़ के यहाँ से चला गया, यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। तो इस पोजीशन को छोड़ दिया जहाँ की एटम होना चाहिए, तो ये क्या हो, इसे हम क्या कहेंगे, डिफेक्ट। इसी को हम क्या कहेंगे, डिफेक्ट। और डिफेक्ट्स किस में जनरेट हुआ, सॉलिड में। तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिफेक्ट इन सॉलिड। और कितने टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। डिफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम कर लो, मॉलिक्यूल कह लो, यहाँ पे हम लोग एटम ही बोलेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम विल बी इंक्रीजेज, जिसके कारण एटम अपना पोजीशन जहां होना चाहिए उसको लीव कर देता है, वहां से छोड़ के चला जाता है, और इस कारण से इसी को हम क्या बोलेंगे, डिफेक्ट। और डिफेक्ट इन सॉलिड। और चूंकि एटम कैसा है जी, पॉइंट फॉर्म में है, या फिर एटम, एटम तो कह ही सकते हैं, तो इसको हम एटॉमिक डिफेक्ट भी बोल सकते हैं या फिर पॉइंट डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट फॉर्म में दिख रहा है, स्फेरिकल शेप का होता है, और साथ साथ एटम तो है ही, इसीलिए इसको हम एटॉमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो आपका मेन जो फर्स्ट टाइप का डिफेक्ट होता है जो है वो कौन है, पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, फिर हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए नॉन पोलर सॉलिड में दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं। पहला होता है वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। इसी तरह से टेबलर फॉर्म में लिखिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा डिफिनेशन लिख लीजिए। वैकेंसी डिफेक्ट आप समझ रहे हो क्या? देखिए मान लो एटम का शेप कैसा होता है जी, स्फेरिकल होता है, तो ऐसे प्रॉपर होना चाहिए, हर एटम प्रॉपर इस तरह से अरेंज होने चाहिए, हर जगह होना चाहिए। अब मान लो कोई एक जगह मिसिंग है तो क्या बोलेंगे, ये जगह खाली है ना, बोलते हैं ना कि क्या, तो यहाँ पे क्या हो गया, सीट वैकेंट है कि नहीं इस एटम का, तो इससे कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। आया बात समझ में? इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। और इंटरस्टिशियल में क्या होगा, देखिए इंटरस्टिशियल में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये एटम इस सॉलिड को छोड़ के बाहर चला गया, लेकिन यहाँ पे एटम सॉलिड को छोड़ के जाता नहीं है, लेकिन दो एटम के बीच में आके एग्जिस्ट करता है, अपना पोजीशन छोड़ा लेकिन इसी में रहा। जैसे इसी क्लासरूम में से कोई बच्चा उठ के वहां बैठ गया तो क्लासरूम से तो बाहर नहीं ना गया है, लेकिन इसी क्लासरूम में अपना पोजीशन चेंज कर लिया, होना चाहिए यहाँ और है यहाँ। तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, ये हो कहलाता है पोजीशन, दो एटम के बीच का पोजीशन क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल पोजीशन, इंटरस्टिशियल साइट या पोजीशन। यानी इस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। कोई दिक्कत इसमें, दोनों डिफेक्ट में? लिख लो इसे जल्दी से, तो लिख लीजिए इस बात को। वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, क्योंकि एटम मिसिंग है ना जी, तो डेंसिटी, मास घट गया, यानी कि डेंसिटी विल बी डिक्रीजेज। लिखो नीचे, यहाँ नीचे एक लाइन, डेंसिटी विल बी डिक्रीजेज। यहाँ पे आपका डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी।
और इस केस में क्या होगा डेंसिटी, ये सॉलिड को छोड़ के नहीं जा रहा है, इसी में है, यानी कि रिमेन सेम। तो लिख लो डेंसिटी, डेंसिटी रिमेन सेम, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, डेंसिटी डज नॉट चेंज इन इंटरस्टेशियल साइट। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इन विच डिफेक्ट इंटेंसिटी विल बी डिक्रीज, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आप टिक करना है इसको, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये नॉन पोलर सॉलिड है। अच्छा, पोलर सॉलिड का मतलब समझते हो क्या, कि जिसमें चार्ज हो, जैसे NaCl, कैटायन और एनायन में चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल की हम बात करेंगे, वो मिसिंग है कि नहीं। तो आप लिखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलर सॉलिड, आइए। और पोलर सॉलिड 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो लिखो हेडिंग, लिखो पोलर सॉलिड इज ऑफ 3 टाइप्स, पोलर सॉलिड इज ऑफ 3 टाइप्स, लिखिए जल्दी से। पोलर सॉलिड आर ऑफ 3 टाइप्स, कौन कौन है लिखिए जल्दी से। फर्स्ट है, यही आपके एग्जाम से ज्यादा आता है, स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट, मैं बताता चलूंगा क्या क्या पूछता है। दूसरा है नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, लास्ट। यही तीनों आपको पढ़ना है सिलेबस में, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। अब आप 1 बाय 1 सबको पढ़ते हैं। पहला हेडिंग दीजिए स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्या होता है स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट, यहां से हम लोग शुरू करते हैं और यहीं से क्वेश्चन आना स्टार्ट होगा। इन सब से कोई खास क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, यहां से पूछा जाएगा स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट से, और इसके टाइप्स के बारे में पूछा जाएगा। तो पहले हम लिखते हैं स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो लिखिए स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट में लिखिए व्हेन रेशियो ऑफ, लिखो व्हेन रेशियो ऑफ कैटायन, व्हेन रेशियो ऑफ कैटायन एंड, when ratio of cation and anions are constant, are constant, मतलब जो रेशियो होगा केटायन और एनायन का वो सेम होगा। जैसे 10 केटायन है तो 10 एनायन होंगे। भाई NaCl में क्या करोगे, आप जानते हो ना, दोनों बराबर होते हैं 1 1। अगर 10 ये रखेंगे तो 10 Cl माइनस लेंगे, तभी ना ये न्यूट्रल होगा। तो यानी कि हमेशा रेशियो क्या हो उसका, सेम आए। और ऐसे कंपाउंड्स को ही कहते हैं स्टियोमेट्रिक, ठीक है, जब रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन सेम हो। और स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है 2 टाइप का होता है, तो लिखो इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये भी कितने टाइप्स का होता है जी आपका, 2 टाइप्स का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट भी 2 तरह के होते हैं, सॉचकी और फ्रैंकल। तो लिखिए ये दोनों डिफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा और 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो यही पूछ लेगा। एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉचकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, तो आप डायग्राम बना देना और डिफरेंस वाले क्वेश्चन हमेशा टेबुलर फॉर्म में ही लिखना, ठीक है। अब आइए इसके पॉइंट्स, पहले मैं डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको डिफरेंशिएशन याद ना करना पड़े, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्योंकि आप जान रहे हो इसमें रेशियो ऑफ कैटायन और एनायन क्या होते हैं जी, कांस्टेंट होते हैं, यानी दोनों की संख्या बराबर होगी। यानी कि यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स होंगे वो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, ना कि न्यूट्रल पार्टिकल्स होंगे। चार्ज पार्टिकल लाइक ए भी मान ले, तो 1 + एक कैटायन तो 1 एनायन, फिर 1 कैटायन तो फिर 1 एनायन। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखोगे, कैटायन है तो एनायन, फिर कैटायन, फिर एनायन, फिर कैटायन, इस तरह से न्यूट्रल होता जाएगा सब। आगे लिखिए A + B-, पैटर्न समझ में आ रहा है कैसे लिखना है।
और यहाँ पे B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस। ठीक है, ये कंपाउंड कंप्लीटली न्यूट्रल है कि नहीं? क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि नंबर ऑफ कैटायन और एनायन सेम है। अगर दोनों का रेशियो भी लेंगे तो कांस्टेंट नहीं आएगा, क्या चेंज होगा? नहीं। तो बात आती है कि ये डिफेक्ट कब जनरेट होता है। तो देखो, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, मान लो एक कैटायन हटाया तो एक एनायन हटाना पड़ेगा। अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन लीव देयर पोजीशन, अपना पोजीशन छोड़ के सॉलिड को चले जाएं, तो उस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? अब ये जगह जो खाली हो गया, मिसिंग पार्ट, ये डिफेक्टिव पार्ट ही तो कहलाएगा। तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? सॉच के डिफेक्ट। यही पूछता है, ठीक है। और इसका डिफिनेशन हम लिख लेंगे इसका डायग्राम बनाने के बाद। तो लिखिए यहाँ तक, पहले डायग्राम ड्रॉ करो, फिर हम इसका डिफिनेशन लिखाते हैं। तो आप क्या कह सकते हो इसका डिफिनेशन? देखिए, इक्वल अमाउंट में आपने आयंस या पार्टिकल्स या फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हटाया, ठीक। तो इक्वल अमाउंट, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन लीव देयर पोजीशन, अपनी जगह छोड़ के चले गए, लीव देयर पोजीशन। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड सॉच के डिफेक्ट। आया समझ में? अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, मान लो 2 कैटायन जाता तो 2 एनायन भी जाता, समझे? इस तरह से आप बना सकते हो। आप बोलोगे हमेशा एक ही हटाना, क्या? नहीं, आपके ऊपर है, आप 2 भी हटा सकते हो। बात है कि इक्वल हटाइएगा जब भी, ताकि ये न्यूट्रल बना रहे, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहना चाहिए। हर कंपाउंड कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो आप क्या बोलोगे कि इन सॉच के डिफेक्ट में क्या होगा? लिखो, इक्वल नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, equal number of cations and anions, equal number of cation and anions leave their respective position, अपने पोजीशन को वो छोड़ के चला जाएगा। इस तरह के डिफेक्ट को क्या कहेंगे? सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड, सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड, लिख लीजिए, सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड सॉच के डिफेक्ट। अब पहला देखो, 2 मार्क्स तो यहीं से मिल जाएगा, एक तो डायग्राम बना देना और डिफिनेशन लिख देना, ठीक। लेकिन फिर भी कुछ और पॉइंट्स याद रखो। अच्छा बताओ, डेंसिटी आपको साफ साफ देख के ही पता चल रहा है, डेंसिटी क्या होगा जी? डिक्रीज होगा। तो लिख लो, डेंसिटी विल बी डिक्रीजेस। पॉइंट वाइज करके लिखते जाओ, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, डेंसिटी विल बी डिक्रीजेस। तो आप समझ गए डेंसिटी किस में घटेगा? सॉच की या फ्रैंकलिन? तो सॉच की में घटेगा। तीसरा, एग्जाम्पल्स जरूर लिखो, एग्जाम्पल्स इसके पूछे जाते हैं। और एग्जाम्पल्स याद करने का सिंपल सा तरीका है, अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे अल्कली हैलाइड जैसे NaCl, KCl, ठीक है, इस तरह का सब, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सॉच के डिफेक्ट है। आइए फ्रैंकल की बात करते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में देखो क्या होता है, ऐसा ही सेम बनाना, एक कैटायन, एनायन, देन कैटायन, अगेन एनायन, न्यूट्रल है, ठीक है, फिर एनायन, कैटायन, ये तरीका तो आपको पता ही है। तो इसी तरह से आप डायग्राम बना लेना, ठीक है। और अब सुनिए, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी एक पोजीशन मिसिंग होगा, वो होगा कैटायन का। और ये कैटायन इस बार सॉलिड को छोड़ के नहीं जाएगा, कहाँ चला जाएगा? 2 एनायन के बीच में। मतलब इस पोजीशन को क्या कहते थे, अभी पढ़े थे, इस पोजीशन को क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल साइट या पोजीशन। तो अगर कोई कैटायन अपना जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला जाए तो उस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे इस तरह के डिफेक्ट को? फ्रैंकल डिफेक्ट। अंतर समझ में आ गया दोनों में? इसमें कंप्लीटली छोड़ के चला गया सॉलिड को, सॉलिड के पास अब नहीं है, लेकिन इसमें सॉलिड में ही बना हुआ है, बस ये पोजीशन छोड़ के ये पोजीशन चल गया, तो इसी को हम बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो, फिर डिफिनेशन में लिखा देता हूं। लिखिए, फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफिनेशन लिखिए, व्हेन, यहां पे लिख लो, व्हेन cation
leave their position, when cation leave their position and enter into the interstitial site and enter into the interstitial site. Interstitial site. Such type of defect is called फ्रैंकल डिफेक्ट. ठीक है. अब बताओ इसमें डेंसिटी क्या होगा, आप ही बताइए. चेंज होगा, सेम होगा ना, क्योंकि ये सॉलिड को छोड़ के गया नहीं है, उसी में है, बस खाली कहां चला गया, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे. तो डेंसिटी रिमेन सेम या डज नॉट चेंज. डेंसिटी रिमेन सेम. अच्छा, इसके एग्जाम्पल बहुत आसान है. सिल्वर के सारे सॉल्ट होंगे, जैसे AgCl, AgI, एक ये भी होता है ZnS, जिंक सल्फाइड. ठीक है. लेकिन एक जो होता है ना, दोनों में पाया जाता है. दोनों में कौन? AgBr. सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो आपका सॉचकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है. तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द कंपाउंड इज शोड बाय द बोथ डिफेक्ट, सॉचकी एंड फ्रैंकल. आपका आंसर क्या होगा? AgBr. AgBr जो है वो आपका दोनों डिफेक्ट शो करता है. ऑब्जेक्टिव में टिक कीजिए, 1 मार्क का बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द सॉलिड शोन बाय द बोथ डिफेक्ट, सॉचकी एंड फ्रैंकल. आपको यही सब ऑप्शन दिया रहेगा, NaCl, AgCl, AgBr. आपका आंसर किसको टिक करोगे? AgBr. तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है और आपके बुक्स में पूछा हुआ भी है. मैं क्वेश्चन देखो बताता हूं, आप यहां तक लिख लीजिए. हाँ सुनिए, इंटेक्स का 20 नंबर ये क्वेश्चन है. पहला पूछा है कि ZnS जिंक सल्फाइड कौन सा डिफेक्ट शो करता है? कौन सा डिफेक्ट शो करता है? ZnS. देखो ZnS फ्रैंकल डिफेक्ट. दूसरा पूछा है AgBr कौन सा डिफेक्ट शो करता है? क्या लिखोगे? बोथ कौन कौन? सॉचकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट. ये दोनों तरह के डिफेक्ट को शो करता है. ठीक है. 19 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, रे इधर ध्यान दो, इंटेक्स का. ये मैंने करवाया 20 नंबर, यानी आप चाहो तो आप लिख सकते हो कि ये 20 नंबर क्वेश्चन है इंटेक्स का. आप देख लीजिएगा, इंटेक्स मतलब जो बुक के बीच में होता है और एक्सरसाइज मतलब जो लास्ट में. ठीक है. आइए 19 नंबर पूछ रहा है कि व्हेन टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेज. जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो किस टाइप का डिफेक्ट आएगा? तो आप बताओ, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वो नहीं बोला है कि चार्ज पार्टिकल है. ठीक है, तो आप न्यूट्रल मानोगे. चार्ज बोल देता तो ठीक है. अब बताओ, अगर ये कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स का टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो ये पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना जी. तो अपना ये पोजीशन छोड़ के चला नहीं जाएगा वहां से, ये मोमेंटम में आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी. तो मान लो कोई पार्टिकल अपना जगह छोड़ के निकल गया, तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट. तो आप समझे, आपका 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पूछा है कि व्हेन टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेज विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज प्रोड्यूस या अराइजेस. कौन सा डिफेक्ट अराइज होगा? वैकेंसी डिफेक्ट. तो आप लिख लीजिएगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज वैकेंसी डिफेक्ट विल बी अराइजेज या प्रोड्यूस इन. अच्छा, दूसरा पूछ रहा है कि इसमें कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी? बताइए इस डिफेक्ट में. 19 नंबर में समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कौन सा डिफेक्ट आएगा? वैकेंसी डिफेक्ट. और आगे इससे पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा कि अगर वैकेंसी डिफेक्ट आता है तो बताइए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होगी? डेंसिटी. फिजिकल क्वांटिटी ही, डेंसिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, तो डेंसिटी यहाँ चेंज होगी जी. और बताइए चेंज होके क्या होगी? डेंसिटी डिक्रीजेज इन वैकेंसी डिफेक्ट. ये बात लिख सकते हो ना. 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे. आ रहा है समझ में कहां से क्वेश्चन आएगा? पहला क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन सॉचकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट. 3-4 पॉइंट है आपके पास, आप 2 भी लिखोगे. डायग्राम जरूर बनाना और लिखना हमेशा टेबुलर फॉर्म में, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. दूसरा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कहां से आएगा?
एग्जाम्पल से आएगा। कहां से आएगा? एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में भी खास करके AgBr को ध्यान में रखिए क्योंकि दोनों में आता है, ठीक है। बाकी टेम्परेचर बढ़ाने के कारण कौन सा डिफेक्ट? वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है जी? डेंसिटी डिक्रीज होती है। कोई दिक्कत? अब बताओ ये दोनों डिफेक्ट किसका था? कौन से? है ना, स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम दूसरा क्या पढ़ेंगे? नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो सेकंड लिखो, नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। अच्छा, उसमें एनायन और केटायन का रेशियो क्या था जी? कांस्टेंट था। इसमें एनायन और केटायन का रेशियो सेम नहीं होगा, यानी दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती है। तो लिखिए नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट में एक लाइन। रेशियो ऑफ, इसमें डैश देकर लिखो, रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन इज नॉट सेम या इज नॉट कांस्टेंट। इज नॉट कांस्टेंट। भाई केटायन और एनायन का रेशियो क्या होगा? सेम नहीं होगा। इसका मतलब केटायन और एनायन की संख्या इक्वल नहीं होती है। कुछ कंपाउंड्स लास्ट क्लास में हमने कराया था आपको, जैसे आयरन का ऑक्साइड है, तो ये ना कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम नहीं है, कुछ फ्रैक्शन में है ना, तो इस तरह का फॉर्मूला जनरली देखते नहीं है क्योंकि हम सारे स्टियोमेट्रिक पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन स्टियोमेट्रिक भी एग्जिस्ट करते हैं। आपके क्वेश्चन में पेपर में लास्ट क्लास में करवाया था इस तरह का क्वेश्चन। तो नॉन स्टियोमेट्रिक मतलब जिसमें ये वैल्यू फ्रैक्शन में होंगे, होल नंबर में नहीं होते। अब इन दोनों का रेशियो कभी कांस्टेंट आएगा नहीं, क्योंकि इसकी संख्या क्या होती है? फ्रैक्शन में। अच्छा, फ्रैक्शन में इसकी संख्या क्यों होती है? मान लो आपके मन में सवाल है फ्रैक्शन में क्यों होती है, तो एक्चुअली ना आयरन ना, सिर्फ आयरन जो है उसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब वैल्यू दोनों का चेंज कर रहा है ना जी, दोनों इक्वल तो आप ला नहीं सकते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग एनायन भी इक्वल कैसे लाओगे? तो इस कारण से समटाइम ये क्या होता है? फ्रैक्शन में भी एग्जिस्ट करता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये किस कंपाउंड में ऐसा शो होगा। नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट कौन से कंपाउंड शो करेंगे? वैसे एलिमेंट शो करेंगे जिसका कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्या होता है जी? वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर किसका होता है? जनरली डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स होते हैं सबका एक ही ऑक्सीडेशन नहीं होता है, एक से ज्यादा भी होता है। आपने पढ़ा है ना, फेरिक, फेरस, फेरिक। निकल का भी पढ़े हो ना, निकल +2, निकल +3, लाइक इस तरह से एग्जिस्ट करता है। कॉपर का भी पढ़े होगे, कॉपर प्लस, कॉपर 2+, नहीं पढ़े हो जी? सोडियम का कभी पढ़े? सोडियम प्लस, सोडियम 2+, नहीं ना। एस ब्लॉक वाले वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करते हैं, ये सब डी ब्लॉक वाले करते हैं। और डी ब्लॉक वाले क्यों करते हैं वो आगे बताएंगे। इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल पाया जाता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की संख्या बढ़ जाती है। ये ज्यादा चांसेस होते हैं कि कभी 2 में भी शेयर कर सकते हैं, कभी 3 में भी शेयर कर सकते हैं, इनके ऊपर है, ठीक है। तो आप लिख लो ये क्यों किसके द्वारा शो किया जाता है। लिख लो नॉन स्टियोमेट्रिक यानी कांस्टेंट क्यों नहीं है? ड्यू टू, लिख लो, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करेगा, मतलब एक से ज्यादा पॉसिबल है, तो वो सब एलिमेंट नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट शो करते हैं। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? ठीक है, तो लिख लीजिए। नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट इज ऑल्सो 2 टाइप्स। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं जी। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और दूसरा मेटल डिफिशिएंट। एक बार मेटल ज्यादा होगा और एक बार मेटल कम होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम में क्या हो गया जी? मेटल ज्यादा है किससे? नॉन मेटल से। दूसरे बार मेटल लेस देन एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स, ठीक है।
तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला डिफेक्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट, लिखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, मेटल एक्सेस में है, केटायन ज्यादा होगा या एनायन ज्यादा होगा? मेटल क्या फॉर्म करता है, केटायंस या एनायंस? केटायंस ना जी। अरे मेटल भाई लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण वो केटायन फॉर्म करता है, और नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनायन फॉर्म करता है। ठीक है, यानी कि जितने मेटल्स एक्सेस होंगे, इसका मतलब कि नंबर ऑफ केटायंस कौन ज्यादा होना चाहिए जी? नंबर ऑफ केटायंस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एनायंस। ठीक है, तो इसका दो तरीका है, कैसे? आप मेटल को यानी कि केटायन को बढ़ाना है तो आप एक काम करो, एनायन को हटा दो। एनायन को हटाएंगे तो कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा? मान लो एनायन है, उसको हटा दिए, तो कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा? एनायनिक डिफेक्ट। भाई एनायन न गया जी, तो एनायनिक डिफेक्ट। तो इस तरह के इसमें किसका संख्या बढ़ जाएगा? केटायंस का। यानी पहला, इसमें भी दो टाइप होंगे, उसमें पहला कौन होगा? पहला डिफेक्ट कौन होगा? एनायनिक डिफेक्ट। अगर आपको समझ में दिक्कत आए तो देखिए समझिए इस बात को, क्या मैंने कह रहा। मान लो आप ऐसे ही ड्रॉ करते हो ना, केटायन एनायन केटायन एनायन, फिर एनायन केटायन एनायन केटायन, फिर से केटायन एनायन केटायन एनायन, और फिर लास्ट एनायन केटायन। ये एक न्यूट्रल सॉलिड है। ठीक, अब मैं बोल रहा हूं कि इसमें केटायंस की संख्या बढ़ा दो तो मेटल एक्सेस में अपने आप हो जाएगा। तो केटायन की संख्या हम कैसे बढ़ा सकते हैं? दो तरीका है, दोनों बराबर है। तो आप एक काम करो ना, एनायन को घटा दो। एनायन को घटा दिए तो बताइए केटायन की संख्या बढ़ गई? केटायन की संख्या बढ़ गई यानी मेटल की संख्या बढ़ी, तो मेटल की संख्या बढ़ी तो वो क्या कहलाएगा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। लेकिन एनायन को हटाए हैं तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या कहेंगे? एनायनिक डिफेक्ट। आया समझ में कि इसको एनायनिक डिफेक्ट क्यों कहते हैं? ठीक है, यहां से एनायन हमने हटा दिया, लेकिन साथ साथ हम आपको क्या बोले हैं, आप हमेशा टेबुलर फॉर्म में लिखिएगा, दूसरा इधर लिखवाएंगे। तो यहाँ पे एनायन जो जाएगा, मान लो ए माइनस गया तो ए चला जाएगा, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे उसका फंस जाता है। क्यों? क्योंकि एटम हमेशा क्या होना चाहिए? न्यूट्रल। तो ये इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ के जाएगा और एटम ए यहां से निकल जाएगा। ठीक है, जैसे क्लोरीन चला गया और नेगेटिव चार्ज को वहीं छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे ट्रैप हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फंस गया, जिसको हम नाम दिया जाता है, इस पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट का नाम पूछता है एग्जाम में, जिसको कहते हैं एफ सेंटर। क्या कहते हैं जी? एफ सेंटर। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि एफ सेंटर प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है किस डिफेक्ट में? चार ऑप्शन दे देगा, शॉचके, फ्रैंकल, एनायनिक डिफेक्ट, केटायनिक डिफेक्ट। कौन सा में होता है जी? एनायनिक डिफेक्ट। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आया? तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही पूछेगा कि एफ सेंटर किस में एग्जिस्ट करता है। दूसरा 2 मार्क्स का डिफिनेशन भी पूछेगा कि एक्सप्लेन द एफ सेंटर। एफ सेंटर क्या है? तो लिखते हैं एफ सेंटर क्या है ना। फिलहाल इतना पहले आप ड्रॉ कीजिए, फिर एफ सेंटर के बारे में बात करते हैं। लिखिए एफ सेंटर, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट मतलब जहां एटम रहते हैं, लैटिस पॉइंट in which electron is entrapped, इलेक्ट्रॉन जहां की फंस जाता है, उसी को क्या कहेंगे? इट्स कॉल्ड एफ सेंटर। एफ सेंटर, एफ सेंटर एफ सेंट या ऐसे लिख लो, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट शो कलर। ये क्या करेंगे? कलर फॉर्मेशन करते हैं ड्यू टू एफ सेंटर। एफ सेंटर मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रैप करने के कारण। तो लिखो दिस डिफेक्ट सोच कलर। कलर का फॉर्मेशन होता है क्यों?
shows color due to F center. F सेंटर के कारण इन ये क्या करते हैं जी, कलर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा लिथियम जो है वो भी कलर शो करता है, सोडियम येलो कलर शो करता है, पोटेशियम पिंक कलर शो करता है। तो ये सब जो आप लोग क्रैकर्स जलाते होगे दीपावली के समय में, तो देखते होगे नहीं 7 कलर्स जाते हैं ऊपर, अलग अलग कलर शो करते हैं, है ना, देखे हो ना आतिशबाजी के टाइम में। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें अलग अलग लेयर होते हैं मेटल्स के, और हर मेटल का अपना अपना कलर होता है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम का तुम लोग देखे होगे, मैग्नीशियम के रिबन को जलाओ तो कैसा कलर शो करता है, व्हाइट कलर। और व्हाइट कलर कहाँ आपने अनार बम देखे हो, अनार जो जलता है उसमें मैग्नीशियम ही होता है, बारूद होता है, बारूद तो जलने के लिए मदद करता है, लेकिन व्हाइट कलर किसके कारण होता है। ऐसा नहीं कि जो जलेगा वो हमेशा व्हाइट ही होगा, जैसे एलपीजी गैस व्हाइट कलर जलता है क्या, ब्लू। यानी कि सबका एनर्जी लेवल अलग अलग है, तो सबका कलर का फॉर्मेशन भी अलग अलग है। जैसे कैंडल जलाओ येलो जलेगा, है ना, कोल जलाओ येलो जलेगा, तो सबका कलर अलग अलग है, डिपेंड करता है एनर्जी उसमें कितनी है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी अलग अलग कलर फॉर्मेशन शो करेगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम किस कलर में जलता है, व्हाइट कलर में। उसी तरह से सोडियम पोटेशियम सबका कलर अलग अलग होता है। तो क्रैकर्स में जैसे ही आप आग लगाए, वो मेटल ऊपर गया और उस कलर का शो किया, फिर अगला मेटल गया वो अलग कलर शो किया। तो यही मैकेनिज्म यूज किया जाता है कलर फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब बात आता है कि कोई मेटल या इलेक्ट्रॉन कलर कैसे शो कर पाता है। तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं याद करा दूं, बोर्स मॉडल का आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो कुछ इस तरह का पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन ना अपने ग्राउंड लेवल में बहुत ही स्टेबल रहता है, ये ग्राउंड स्टेट है उसका, जो कि वो रहना पसंद करता है, जिसको स्टेबल स्टेट कहते हैं। वहां कोई कलर नहीं शो करेगा, बिल्कुल एनर्जी उसकी मिनिमम होती है, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा एनर्जी दे दो, तुमने एनर्जी इसको प्रोवाइड किया, कैसे एनर्जी प्रोवाइड करोगे, अरे आप देते हो नहीं सब सब्सटेंस में, कोयला कैसे जलाते हो, थोड़ा इग्निशन टेम्परेचर देते हो, फिर वो जलने लगता है, तो उसको एनर्जी मिला कि नहीं मिला। एलपीजी गैस को भी जलाते हो ना माचिस की वजह से, तो यानी कि उसको आप एनर्जी एक्सटर्नली दे सकते हो। एनर्जी हम किसी फॉर्म में भी दे सकते हैं, हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं। लाइट में रिएक्शन होते देखे हो, अरे फोटोसिंथेसिस, सनलाइट एनर्जी दे रहा है तब ना प्लांट्स के लीव्स अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। तो बहुत सारे रिएक्शन आप देखे होंगे जो एनर्जी की मदद से होते हैं। जैसे ये इसको कैसे तोड़ते हो, हीट एनर्जी नहीं देते हैं जी, तभी नहीं ये ब्रेक होता है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि जैसे ही एनर्जी दीजिएगा, इसमें क्या चेंज आएगा, ये ग्राउंड स्टेट को छोड़ के हायर स्टेट में चला जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आपने कितना एनर्जी दिया है। अगर यहां के बराबर एनर्जी दे दिया तो ये यहां जाएगा, इससे ज्यादा एनर्जी दिया, ठीक है, इससे और ज्यादा एनर्जी दिया तो ये यहां तक जाएगा। डिपेंड करता है, यहाँ -13.6 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। खैर ये सब वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है, हम बता रहे हैं कि अगर इसको बहुत ज्यादा एनर्जी दी है तो और एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक। लेकिन ये यहां तक चला गया, लेकिन फिर वापस भी तो आएगा। जैसे ही एनर्जी मिला हायर स्टेट में चला गया, जिसको आप एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हो। कौन सा स्टेट, सुनिए यहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट। कहां चला गया जी, एक्साइटेड स्टेट। जैसे ही एनर्जी मिला एक्साइटेड स्टेट में गया, लेकिन यहां रह नहीं सकता है इस जगह। अरे लड़की क्या हुआ तुम्हें, यहाँ एक्साइटेड स्टेट में ये जब चला गया तो ये यहाँ रह नहीं सकता है, यहाँ से वापस आएगा, क्योंकि इसको इतना एनर्जी मेंटेन करना पड़ता है, इतना एनर्जी आपको मेंटेन करना पड़ता है यहाँ रहने के लिए। तो फिर वापस जब आएगा तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। अरे भाई जो एनर्जी लेके गया था वापस आने में वही एनर्जी उसके पास रहेगा क्या, नहीं। अब अगर एनर्जी लॉस होगा तो क्या फॉर्म होगा, फॉर्म कलर। जब जब एनर्जी लॉस हुआ है कलर का फॉर्मेशन हुआ है। चाहे आप कोल को जला लो तो भी एनर्जी लॉस होता है, कैंडल जला लो, एलपीजी गैस जला लो, सब में एनर्जी लॉस हो रहा है कि नहीं। और एनर्जी लॉस हो रहा है तो कलर का फॉर्मेशन समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही एनर्जी मिलता है हम ग्राउंड स्टेट को लीव करके कहाँ चला जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। ये ह्यूमंस के केस में भी होता है, ह्यूमंस के क्या। अभी तुम लोगों को बहुत ज्यादा पैसे रहेंगे, पॉकेट मनी मिल जाता है, तो घर की दाल रोटी अच्छी लगती है क्या, नहीं। अभी भी भर भर के लाए हो सब, तो बस एक्साइटमेंट में चले जाते क्या भाई, बहुत आज पार्टी अपनी तरफ से, क्योंकि पैसे मिले, एनर्जी ज्यादा मिल गया, नहीं 500 मिल गए। मान लो किसी होटल का पर प्लेट कॉस्ट 500 है,
तो आप यहाँ चले जाओगे, एकदम जाओगे खुशी खुशी, बहुत एक्साइटमेंट बना रहता है। लेकिन ये एक्साइटमेंट कब रहेगा? जब पहले तुमको कहीं से कोई पैसा प्रोवाइड किया गया, एनर्जी मिला, एक्साइटमेंट में चले गए, लेकिन वापस आने समय ये पैसे रहते हैं आपके पास? नहीं। अच्छा, यहाँ का खाना अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ रह क्यों नहीं सकते? क्योंकि ये टेम्पोररी है। टेम्पोररी क्यों है? क्योंकि इतना जब पैसा जब तक मेंटेन है तब तक आप वहां रह सकते हो। 500 अभी दिया, ठीक है, वो खिलाएगा, फिर डिनर टाइम में फिर से 500 पे करना होगा, अब तो पैसे है नहीं, तो वापस आ जाओगे। यहाँ क्यों वापस आते हैं? क्योंकि ये मेरा मोस्ट स्टेबल स्टेट है। अच्छा, ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ खाना पीना रहना सब फ्री, घर में मिलता है। आप लोग को लगा जी कोई आज तक चार्ज? नहीं ना। तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, जो कि स्टेबल स्टेट है, और यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलता रहता है, इसलिए हमें स्टेबिलिटी ज्यादा फील होती है। घर में फील होती है कि नहीं स्टेबिलिटी जी? ठीक है। उसी तरह से अगर ज्यादा पैसे मिल गए तो आप क्या करते हो? थोड़ा और दूर नहीं घूमने चले जाते हो? अरे जिसको थोड़ा ज्यादा पैसा मिल गया वो आउट ऑफ स्टेट चला जाता है, और पैसे मिल गए आउट ऑफ कंट्री भी घूमने निकल जाता है लोग, ठीक है। और ये यहाँ गया लेकिन यहाँ रह लेता है क्या? नहीं। जैसे जैसे पैसे खत्म होते हैं वापस नहीं होता, 7 डे का पैकेज ले लेता है, 4 डे का पैकेज ले लेता है, फिर वापस आ जाता है। लेकिन जाने समय तो एक्साइटमेंट बना रहता है ना, उसी को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। और इंसान कब जाता है? जब उसको मनी प्रोवाइड होती है, नहीं पैसे ज्यादा मिल गए, उसकी आवश्यकता से ज्यादा है तो घूमने में अपना खर्च किया, वापस आने समय वो लॉस हो जाता है मनी। सेम चीज इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एनर्जी मिलता है वो ये स्टेट को छोड़ के फिर एक्साइटमेंट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, और वापस आएगा तो एनर्जी क्या होगा? लॉस। और अगर एनर्जी लॉस होगा तो क्या फॉर्म होगा? कलर। अब बताओ, इसको तुमने पढ़ा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, जहां पे आपने सुना होगा बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, याद आ रहा है? उसमें कलर का फॉर्मेशन नहीं था, यूवी रीजन मिलता था, है ना। बाल्मर सीरीज में विजुअल रीजन मिलता था, याद आ रहा है? धुंधला धुंधला कुछ तो याद आ रहा होगा, ठीक। तो वो क्यों मिलता था? अब समझ में आया कि वापस आने में वो एनर्जी का लॉस करता है और इसके कारण मिलता है। तो ये पॉसिबिलिटी कब है? कब है पॉसिबिलिटी? जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाने के लिए। तो जैसे ही पैसा मिलेंगे ये चले जाएगा, जैसे ही एनर्जी इसको मिलेगा ये हाईएस्ट स्टेट पर। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री है जी, अब इसको थोड़ा भी एनर्जी दोगे तो ये वापस आएगा तो क्या फॉर्म करेगा? कलर। यानी आप समझे कि ये जो डिफेक्ट है वो कलर शो क्यों करता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इलेक्ट्रॉन। एनर्जी तो उसको मिलता ही रहता है ना। एनर्जी देने के लिए अलग से कुछ नहीं, हमारा इन्वायरमेंट भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो हमको एनर्जी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप विंटर के सीजन में कैसे एनर्जी लेते हो? सनलाइट में थोड़ा एनर्जी फील होता नहीं है, तब ना जाकर जो लोग धूप में बैठते हैं, सनलाइट से भी मिल रहा है, तो इसको भी मिल रहा है एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे रिएक्शन सनलाइट में ही हो जाते हैं। फोटोसिंथेसिस हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड का रिएक्शन आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में सनलाइट से, AgCl से का पढ़ा होगा सनलाइट से, ये सब रिएक्शन होता है ना सनलाइट में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, याद आ रहा है? ठीक है, तो ये वही मैं बता रहा हूँ। तो ये डिफेक्ट क्या कहलाएगा? एनायनिक डिफेक्ट। यहाँ पे 2 तरह का सवाल आपसे पूछेगा। एनायनिक डिफेक्ट एफ सेंटर किसमें जनरेट होता है? एनायनिक डिफेक्ट में, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा, एफ सेंटर क्या होता है? एफ सेंटर क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉन इंट्रैप्ट होता है लैटिस पॉइंट पे, ठीक। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है आपसे कि कलर फॉर्मेशन कौन से डिफेक्ट में होता है, तो आप क्या बोलोगे? एनायनिक डिफेक्ट में। अच्छा, कलर फॉर्मेशन किस कारण से होता है? तो बोल देना एफ सेंटर से या इंट्रैप्ट इलेक्ट्रॉन के कारण, दोनों बात बोल सकते हो आप, एफ सेंटर ही बोल देना। कलर फॉर्मेशन ड्यू टू एफ सेंटर। ये 3 तरह के क्वेश्चन यहां पूछे जाएंगे। आपको समझ में आ गया? ठीक। तो पहला हो गया डिफेक्ट कौन सा? एनायनिक। और दूसरा कौन हो जाएगा? लिखो, किसको बढ़ाना है जी? केटाइन को कि एनायन को? केटाइन को। तो एक्स्ट्रा केटाइन हम और लाते हैं, तो लिखो एक्स्ट्रा cation occupy at interstitial site, interstitial site। देखो जी, एक्स्ट्रा केटायन कहां चला गया? इंटरस्टिशियल साइट पे, B-A+। न्यूट्रल स्टेट में तो ऐसा ही होता है। हाँ, अब देखो इसमें मैंने बोला एक्स्ट्रा केटायन, कोई बाहर से केटायन आएगा और कहां रहेगा? इंटरस्टिशियल साइट पे।
अब इंटर एक्स्ट्रा कैटायन आया है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आएगा, बाहर एक्स्ट्रा कैटायन आया है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आएगा, बाहर से ये गेन कर लेगा ताकि इसकी न्यूट्रलिटी क्या हो, मेंटेन हो। और ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाई एट इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है, या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ये दो तरह के डिफेक्ट होते हैं जिसमें कि कैटायंस की मात्रा ज्यादा होती है। और इसका अगर आपको एग्जांपल लिखना है तो ZnO, ये भी कलर का फॉर्मेशन जिंक ऑक्साइड शो करता है। जिंक ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है जो बाद में येलो कलर में चेंज होता है बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्ट। ये आप राइट डाउन कर लो। बताइए मेटल डिफिशियंट डिफेक्ट, मेटल की संख्या किसकी संख्या ज्यादा होगी, कैटायन की एनायन की, एनायन की। इस केस में लिख लो नंबर ऑफ कैटायन, नंबर ऑफ कैटायन इज लेस देन, यानी कि नंबर ऑफ एनायन ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। तो पहला डिफेक्ट हम बनाते हैं और उसका नाम आप ही बताइएगा मुझे। देखो पहला डिफेक्ट हम कैसे बनाएंगे, A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस, ऐसे नहीं बनाते न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है, बनाइए A प्लस बी माइनस, बी माइनस A प्लस, A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस। अब बताओ मुझे किसकी संख्या बढ़ानी है, एनायन की, तो हटाएंगे किसको, कैटायन को हटा देते हैं। तो चलो एक कैटायन मैंने हटा दिया, ठीक, तो ये डिफेक्ट क्या कहलाएगा भाई, कौन हटा है, कौन हटा है बताओ ना, कैटायन हटा है, तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, कैटायन के हटने के कारण कौन सा डिफेक्ट आएगा, कैटायनिक डिफेक्ट। हाँ इसको क्या, कौन सा डिफेक्ट कहेंगे, कैटायनिक डिफेक्ट, क्योंकि कौन हटा है यहाँ पे, कैटायन। लेकिन एटम को साथ साथ न्यूट्रल भी रखना है, तो न्यूट्रल रखने के लिए क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो A के जगह सोडियम प्लस सब थे, ठीक, तो एक हम कैल्शियम 2 प्लस दे देंगे कहीं पे, मान लो एक कैटायन को हमने क्या किया, A2 प्लस कर दिया, मान लो एक कैल्शियम माइनस में लगा दिया, ठीक है, ताकि ये न्यूट्रलिटी मेंटेन है। अभी भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मेंटेन सेम है कि नहीं है, ठीक है, तो यही कहलाएगा तुम्हारा कौन सा डिफेक्ट, भाई जगह किसकी खाली हुई है, कैटायन की, तो इसको कौन सा डिफेक्ट आएंगे, कैटायनिक डिफेक्ट। यहाँ पे एनायन का जगह खाली हुआ था तो इसको कौन सा डिफेक्ट कह रहे थे, एनायनिक डिफेक्ट। आया बात समझ में, ठीक है, तो इसमें कौन सा वैल्यू ज्यादा है, कैटायन की एनायन, एनायन, तो इसलिए इसको कौन ये मेटल डिफिशियंट कहलाएगा, मेटल की कमी ना हो गई। इसका एग्जांपल है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, इसको फूल्स गोल्ड कहते थे, मतलब ये मूर्ख बनाता था, ये सोने की तरह चमकता है लेकिन ये गोल्ड होता नहीं है। तो ये इसमें भी कलर का फॉर्मेशन होता है, इस तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है। खैर कैटायनिक डिफेक्ट समझ में आ गया। दूसरा क्या होगा जी, एक्स्ट्रा, अब की कौन जाएगा, एक्स्ट्रा किसको बढ़ाओगे, एनायन को ना, तो लिखो एक्स्ट्रा एनायन, कहां भेजोगे एक्स्ट्रा एनायन, ऑक्यूपाई एट इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। लिखिए इसमें एक लाइन, यहां तक लिखिए आप लोग, चलो जल्दी लिखिए। साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन, यहां देखो, साइज ऑफ एनायन इज, साइज ऑफ एनायन इज बिगर, साइज ऑफ एनायन इज बिगर देन कैटायन। मैं बोल रहा हूं तो सुन के लिखो ना, साइज ऑफ एनायन इज बिगर देन कैटायन, therefore anions cannot fit, anions cannot fit at interstitial site, cannot fit at interstitial site, interstitial site पे ये फिट नहीं हो पाता, नहीं हो सकता है, जिसके कारण ये वाला डिफेक्ट क्या होगा, इट इज नॉट पॉसिबल, ये डिफेक्ट एग्जिस्ट
नहीं करता है। इन शॉर्ट आपको ये पढ़ना ही नहीं है, आपको ये नाम ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो आपसे पूछेगा भी नहीं। आ रहा है बात समझ में? तो इसको आप छोड़ दीजिए। और ये भी डिफेक्ट इतना नहीं पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट में, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में? बताइए। अब एक बार रिकॉल करते हैं पूरा डिफेक्ट को, ठीक है। देखिए स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता था, नहीं सीधा बैठो। स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह के होते हैं जो एग्जाम में पूछेंगे, दो तरह कौन कौन, सॉचकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। सॉचकी डिफेक्ट में क्या होता है, बोलिए जल्दी से। इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन मिसिंग देयर पोजीशन, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एनायन अपना पोजीशन छोड़ के जाता है। लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, हाँ केटायन अपना पोजीशन छोड़ के कहां चला जाता है, इंटरस्टिशियल साइड। यानी कि फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी सेम रहेगा, लेकिन सॉचकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज करेगा। एग्जाम्पल अगर पूछा जाए सॉचकी डिफेक्ट का तो क्या बोलोगे, NaCl KCl। और इधर एग्जाम्पल पूछा जाए तो सिल्वर AgCl। कौन है जो दोनों में एग्जिस्ट करता है, AgBr। यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इन दोनों में डिफरेंस पूछेगा। और एक और डिफेक्ट पूछेगा, वो है तुम्हारा एनायनिक डिफेक्ट। एनायनिक डिफेक्ट में एक चीज पूछता है, एनायन जहां पे इलेक्ट्रॉन इंट्रैप्ट हो जाता है उसको क्या कहते हैं जी, एफ सेंटर। एफ सेंटर किस में एग्जिस्ट करता है, कौन से डिफेक्ट में, एनायनिक डिफेक्ट। अब मान लो एनायनिक डिफेक्ट ऑप्शन में नहीं रहा लेकिन मेटल एक्सेस रहा, तो आप किसको टिक करोगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट को। आ रहा बात समझ में, ठीक। और एफ सेंटर के कारण क्या फॉर्म होता है, कलर का फॉर्मेशन होता है, सॉलिड कलर शो करते हैं ना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर। एफ सेंटर क्या होता है, 2 मार्क्स में ये भी पूछता है, क्या होता है जी एफ सेंटर, बोलिए। हाँ, इट इज अ लैटिस पॉइंट वेयर इलेक्ट्रॉन इज एंट्रैप्ड, जहां पे इलेक्ट्रॉन फंसे हुए होते हैं। आया बात समझ में? बाकी ये सब तो ज्यादा पूछता नहीं, सामने है, इतना एग्जाम्स में कभी आया नहीं है। यही 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन सॉचकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, एग्जाम्पल ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट एंड सॉचकी डिफेक्ट, एंड एफ सेंटर। एफ सेंटर के कारण कलर शो करता है, ठीक है। तो 2 डिफेक्ट हमने पढ़ लिए, स्टियोमेट्रिक एंड नॉन स्टियोमेट्रिक। लास्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, लिखो थर्ड, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है, ध्यान दो इधर, इम्प्योरिटी डिफेक्ट के नाम से ही पता चल रहा है, इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे, यानी एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। किस में ऐड करेंगे, सॉलिड में। सॉलिड में हम क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं। तो लिखो इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटी, इसका डेफिनेशन 2 लाइन में लिख लो। इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटी इनटू द सॉलिड। किसमें ऐड करेंगे जी, इनटू द सॉलिड, इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब भाई उसमें इम्प्योरिटी डाल दिए तो कुछ ना कुछ पोजीशन वहां ऑक्यूपाई करेगा जो सॉलिड का नेचर नहीं था, तो इस कारण से वहां पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाएगा उसमें, ठीक है। अब आप लोग कोई बता सकते हो ये इम्प्योरिटी हम क्यों ऐड करते हैं, कोई पर्पस होगा तभी ना ऐड कर रहे हैं जी, हम बाहर से काय के लिए इम्प्योरिटी मिलाएंगे, तो ये हम अपने फायदे के लिए करते हैं। आप बता सकते हो वो पर्पस क्या है, क्यों हम किसी सॉलिड में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, कुछ तो फायदा होगा। इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो केटायंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी ना जी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए ना, अरे भाई वाटर प्योर है उसमें कुछ इम्प्योरिटी सॉल्ट मिला दो तो क्या होता है, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है कि घटती है, बढ़ती है। यानी कि किसी सब्सटेंस में इम्प्योर करने पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इम्प्योरिटी हम क्यों करते हैं, टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। और ये वो सॉलिड है जैसे सिलिका, सिलिका आपका नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, सिलिकॉन। लेकिन आप देखोगे जितना सिलिकॉन वैली है, चाहे वो मोबाइल फोन का देख लो, चाहे टीवी का देख लो, रेडियो का देख लो, पीछे प्लेट होता है ना वो सिलिका का ही बना होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। और वहां तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है और उसी को कहते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर सुने हो ना, अभी ध्यान में आया, सेमीकंडक्टर बनता है किससे, सिलिका से ही तो बनता है, सिलिकॉन से बनता है। तो वहां पे उनको कंडक्टर की तरह बिहेव कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ
इंट्रोड्यूस इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी हम उसमें थोड़ा मिला देंगे तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे और इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, देखिए सिलिकॉन का आप बताइए कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बताइए ये कितना बॉन्ड बनाएगा? 4, जैसे कार्बन बनाता है। अब बताओ, अब 4 बॉन्ड तो ये बनाने के लिए तैयार है, बगल वाला सिलिकॉन से 4 बना लेगा तो ये तो स्टेबल हो गया। अब इलेक्ट्रॉन फ्री है क्या? नहीं। तो ये जो सेमीकंडक्टर है, जो सिलिकॉन का बना होता है, वो कैसे बिहेव करेगा? नॉन कंडक्टर की तरह, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि सिलिकॉन को हटाओ और इसके जगह कोई इंप्योरिटी मिला दो। मान लो हम आर्सेनिक मिला दिए। आर्सेनिक का आप जानते हो ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है। कौन सा ग्रुप का? अब ग्रुप 15 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताइए? 5 नहीं होता है जी। अरे नाइट्रोजन, चलो फास्फोरस से मिला लो, छोड़ो हटाओ, फास्फोरस मिला लिए। फास्फोरस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा जी? 5 बॉन्ड बनाएगा ना। अब बताओ ये तो 4 बॉन्ड बनाएगा, चारों तरफ सिलिकॉन है, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री। एक फास्फोरस मिलाने से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो यही सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट कहलाएगा। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाएगा जी। अब इस तरह से हम 1 मोल या 1000 फास्फोरस मिला आइटम मिला देंगे तो 1000 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा कि नहीं? तो 1000 इलेक्ट्रॉन फ्री होने से कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो आप समझे कि सेमीकंडक्टर कैसे काम करता है। फिजिक्स में एक चैप्टर ही है, फिजिक्स में एक चैप्टर ही है जहां की आप सेमीकंडक्टर की मैकेनिज्म को पढ़ोगे, और वहां पढ़ोगे तो वहां आप यही चीज पढ़ोगे कि उसमें इंप्योरिटी हम ऐड करते हैं। किस लिए? किस लिए करते हैं? टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। किसका? अरे सॉलिड का। सॉलिड में क्या कर रहे हैं? डिफेक्ट कर रहे हैं और इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं ताकि उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाए। अब कैसे बढ़ता है? इंप्योरिटी मिलाने से क्या उसमें चेंज होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है? ये कंडक्टिविटी में रोल प्ले करता है और इंक्रीज करता है। तो समझ गए इंप्योरिटी डिफेक्ट का क्या रोल है। तो इसीलिए इसी चैप्टर में आपने सॉलिड के बारे में डिफेक्ट्स पढ़ा। अब इसके आधार पे नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? प्रॉपर्टी किसकी? सॉलिड की। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। और सॉलिड की 2 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एक तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जिसमें कि सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, किस तरह से सेमीकंडक्टर वर्क करता है, किस तरह से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाई जाती है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। और दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड में वो कैसे बिहेव करेगा। यही आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया? डिफेक्ट्स कंप्लीट हो गया। इसको रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड।